चैप्टर 11 का बी पार्ट शुरू करेंगे। तो ये कैलोरीमेट्री का सेकंड पार्ट है। तो हमने आपको बताया था हीट का यूज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल यानी CT। ठीक है, अब बात आ रहा है CS यानी चेंज इन स्टेट। ठीक है, यानी क्या होता है कि हीट का इस्तेमाल दो प्रकार से होता है। हमने डिस्कस किया था पहले से ही कि हीट को देते हैं या लेते हैं तो बॉडी का या तो टेम्परेचर चेंज होता है या तो स्टेट चेंज होती है। दो में से होगा एक ही काम, एक समय पे एक ही काम होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो स्टेट चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज वाला हिसाब किताब पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टेट चेंज वाला हिसाब किताब पढ़ेंगे। नॉर्मली स्टेट चेंज वाला जो हिसाब किताब है वो हम लोग जानते हैं। तो हीट का इफेक्ट लिखो, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी लिख लो या स्टेट ऑफ द बॉडी लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, यानी अभी तक हमने जो हीट का असर पढ़ा है वो केवल किस लिए पढ़ा है कि वो टेम्परेचर चेंज करती है। अब हम बात करेंगे स्टेट चेंज होने की। स्टेट चेंज होने के बारे में दो तीन बेसिक बातें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। पानी का ही बेस्ट एग्जांपल है, उसी का ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। और वैसे तो लॉकडाउन की वजह से, मतलब कोरोना की वजह से, ठीक है, पार्ट कट गया है ये वाला न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिए इस चीज़ को। पानी के मामले को अगर हम स्टडी करें ठीक से, तो अगर हम मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है हमारी, इसको हीट करोगे आप तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक 0 डिग्री सेल्सियस की आइस नहीं हो जाती। यानी केवल क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर, स्टेट नहीं चेंज हुई है। लेकिन जब आप इसको और हीट करेंगे तो फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, तो चेंज इन स्टेट कहेंगे इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप और हीट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। यानी देखिए स्टेट फिक्स है, टेम्परेचर चेंज हो गया। और आगे बढ़िए, और हीट करेंगे आप तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट करेंगे सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस हो गया स्टीम का। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है ये, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, हीट देनी पड़ेगी ऐसे, +Q1 +Q2 प्लस, मतलब हीट देनी पड़ रही है, +Q3 +Q4 +Q5। अगर उल्टा कर दें, हीट खींचने लगे, हीट लेने लगे, एक्सट्रैक्ट करने लगे, ठीक है, तो -Q5 -Q4 -Q3 -Q2 और -Q1। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली ये जो फ्लो चार्ट है, इससे मात्र आपको इतना बात बताना चाह रहे हैं कि जब मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट नहीं चेंज होती, और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होती। अच्छा, इसके बाद एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, इस चीज को फ्यूजन स्टेट कहा जाता है। इस चीज को फ्यूजन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, फ्यूजन शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस समय आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगी या वाटर फ्रीज होकर आइस बनेगा, फ्यूजन एक कॉमन टर्म की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात अलग है कि आप ये कह सकते हो अरे सर वाटर से जब आइस बनेगा तो इसको हम फ्रीजिंग कहेंगे ना, फ्यूजन क्यों कहेंगे? ठीक है, लेकिन एक कॉमन टर्म की तरह यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जब आइस से वाटर में कन्वर्जन होगा या वाटर से आइस में कन्वर्जन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूजन टर्म एज अ कॉमन यूज करेंगे। और यहाँ पे
वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यूज करेंगे एज अ कॉमन टर्म। तो यहां पे वेपोराइजेशन एज अ कॉमन टर्म वाटर टू स्टीम या स्टीम टू वाटर के लिए यूज किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से हमने ये अभी फिलहाल इस फ्लो चार्ट के थ्रू ये सीखा है कि जब हम लोग किसी बॉडी को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं या उससे हीट निकालते हैं यानी हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है और स्टेट चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है, हर चीज की अपनी स्टेज होती है एक, ठीक है? यानी कि एक रेंज होता है। जैसे पानी के लिए बात करें, अगर H2O के लिए बात करें, तो आइस यानी 0 डिग्री सेल्सियस वो स्टेज है जिसपे ट्रांजिशन होता है स्टेट्स के बीच। आएगा समझ में? यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट करेंगे तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप हीट खींचेंगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस भी एक तरीके का एक स्टेज है जहां पे अगर आप हीट करोगे फर्दर तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जब हम किसी बॉडी का स्टेट चेंज कराएंगे, किसी मटेरियल का स्टेट चेंज कराएंगे, तो हीट किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो वही मैंने हेडिंग लिखवाई है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? तो ऐसे देखिए, ऐसे लिखना है, अभी इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि जो हीट होती है Q, वो केवल प्रोपोर्शनल होती है मास के, बस। ठीक है? अगर बॉडी का स्टेट चेंज कराना है तो कितनी हीट देनी है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने मटेरियल का स्टेट चेंज कराना है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, है ना? मतलब जितना मटेरियल है तुम्हारे पास उतनी ही हीट लगेगी, प्रोपोर्शनली उतनी हीट लगेगी। ठीक है? अगर मटेरियल कम है तो हीट कम लगेगी तुम्हें स्टेट चेंज कराने के लिए, अगर मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा लगेगी, और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है? इसी हीट को हम लोग कहते हैं, अभी हम आगे डिफाइन भी करवा देंगे, इसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। अब सवाल उठता है लेटेंट हीट क्या चीज होती है? लेटेंट हीट का बेसिक वर्क जो होता है वो हीट का जो बेसिक वर्क होता है वो होता है टेम्परेचर चेंज करा देना बॉडी का। बहुत बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी हम लिखवा देंगे, अभी हम समझा रहे हैं लेटेंट हीट क्या है। ठीक है? तो स्टेट चेंज कराने के दौरान जो हम हीट देते हैं या लेते हैं, उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, और टेम्परेचर को चेंज करना ही हीट का मेन काम है। यानी जिस समय आप स्टेट चेंज करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या वाटर से आइस में आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, हीट कम से कम आदान प्रदान हो तो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? लेकिन क्या टेम्परेचर चेंज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो जो बेसिक वर्क है हीट का, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हीट दे नहीं रहे या हीट ले नहीं रहे, हीट आ जा रही है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से, लेकिन जो बेसिक वर्क होता है हीट का, दैट इज टेम्परेचर चेंज, वो नहीं हो रहा है। यानी इसका जो प्रभाव है हीट का वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब हिडन है, हिडन मतलब लेटेंट है। ये हुआ मोटा मोटा डेफिनेशन जो जैसे समझ सकते हैं लोग, आप जैसे लोग। ठीक है? अब मैं साइंटिफिक बात पे आता हूँ। ठीक है? अगर अच्छा लगे तो समझ जाइएगा, नहीं तो एक कान से सुनिएगा, दूसरे से निकाल दीजिएगा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब सपोज आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, सपोज आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिडली फिक्स हो गए आइस में। आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे रिजिडली फिक्स हैं, लेकिन आपने हीट दे के उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। मॉलिक्यूल बदला क्या? नहीं, मॉलिक्यूल वही है, अब भी वाटर ही है, लेकिन अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिजिडनेस थी, जैसे रिजिडली एक दूसरे के साथ तो फंसे हुए थे, अब उतना ज्यादा रिजिडली फंसे हुए
नहीं है, यानी बॉन्ड क्या हो गया, लूज हो गया, स्ट्रक्चर लूज हो गया। ठीक है, तो आपने ये जो हीट दी है उसने क्या किया है, उसने आइस के स्ट्रक्चर को लूज करके वाटर बना दिया। या तो आप ये कह सकते हो कि आइस की कंडीशन में दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज्यादा नजदीक थे, लेकिन जब वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो दोनों दूर दूर हो गए। राइट, तो ये काम करने में जो हीट लगी है, इस हीट ने ये काम पे फोकस किया है, टेम्परेचर बढ़ाने वाले काम पे फोकस नहीं किया है। मतलब आपने हीट दी, तो आपने हीट दी, लेकिन उसने टेम्परेचर चेंज ना करके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस करना शुरू किए। ठीक है, राइट, इस वजह से इस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक, जब कभी भी क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की स्टेज पर जाकर बॉडी को, मटेरियल को हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होता है, उसका जो अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये हीट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने में खर्च होती है। ठीक है, इस वजह से इसको लेटेंट हीट कहा जाता है। यानी इसने कुछ नहीं किया, एक तरीके से सब कुछ छुप गया इसका। मतलब अल्टीमेटली ना इसने मॉलिक्यूल्स को बदला, ना एटम्स को बदला, कुछ नहीं किया। सिंपल क्या किया, साइंस की भाषा में हमने जो बताया, क्या किया, उसने मॉलिक्यूल्स के बीच का गैपिंग बढ़ा दिया। राइट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया। राइट, तो इस वजह से ही इस तरीके की हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। आई बात समझ में? यानी लेटेंट हीट वो वाली हीट होती है जिससे हम लोग मटेरियल का स्टेट चेंज कराते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, तो ये वाली हीट लेटेंट हीट है। बात समझ में आ गई? हमने हेडिंग डलवाई है। ठीक है, हम कई चीजें एक साथ चला रहे हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक साथ अपने दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, कहो तो हम अलग अलग बता दें भाई। ठीक है, अलग अलग बात ये है, स्टेप बाय स्टेप समझ जाइए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर बॉडी अपना स्टेट चेंज कर देती है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर अगर आप फर्दर टेम्परेचर हीट देते हैं या हीट लेते हैं तो स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होने के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो हीट का इस्तेमाल हुआ सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करने पर, इस वजह से ऐसी हीट को लेटेंट हीट कह दिया जाता है। आई बात समझ में? ये लेटेंट हीट यानी वो हीट जिससे स्टेट चेंज होती है, वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ मास पर डिपेंड करती है। कितने मास पर, जितने का स्टेट चेंज होना है। एम क्या है, मास ऑफ मटेरियल या बॉडी हुज स्टेट हैज टू बी चेंज्ड, जितने का स्टेट चेंज होना है। ठीक है, आपसे कह दिया गया आइस तो आपके पास 1 किलो है, लेकिन स्टेट कितने का चेंज हुआ, सिर्फ 250 ग्राम का। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी हो गई, 250 ग्राम। आइस थी हमारे पास बहुत सारी, उसमें तो थोड़ी सी गल गई केवल, तो इस फॉर्मूले में m की जगह पे क्या रखेंगे, 250 ग्राम। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है l। तो Q बराबर महालक्ष्मी। ठीक है, Q बराबर श्रीमती हम लोग देख चुके हैं, अब महालक्ष्मी पे आ गए। तो Q बराबर महालक्ष्मी, यहां पे L जो है इसका नाम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये सिर्फ लेटेंट हीट है और ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी है। सबको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि L की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड M। सवाल उठता है डिपेंड काहे पे करती है? सीधी सी बात है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल,
पानी है, कैरोसिन है, कौन सा मटेरियल, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट में जाना है, यानी स्टेट ऑफ मटेरियल पे। अब जैसे है तो पानी ही, लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे केस दूसरा है, तो डिपेंड कहाँ पे करता है, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मटेरियल, सेकेंड नेचर ऑफ मटेरियल। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इतना टॉपिक पूरा है जो है ये आप नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, लेटेंट हीट। पहले लेटेंट हीट डिफाइन करवा देंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइन करवा देंगे। तो लेटेंट हीट तो आप समझिएगा क्या होता है, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट लगती है, ठीक है, देनी पड़े या लेनी पड़े, उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लिखिए, हेडिंग डाल दी, लेटेंट हीट। लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change, the amount of energy required to change the state of material of whole body, the amount of energy required to change the state of material of whole body, the amount of energy required to change the state of material of whole body is called latent heat, is called latent heat, ठीक है। एज यूजुअल सारी हीट्स की तरह इसको भी Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लिख लीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व इंपॉर्टेंट है, ये आज पढ़ना है किसी ध्यान में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसके तो हेडिंग डाल दिया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। देखिए, डेफिनेशन निकाल लेते हैं हम लोग। वी नो दैट लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू M इंटू L होता है, जिसमें L होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो L का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन M। तो अगर देखा जाए तो हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेटेंट हीट मास इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर ले तो जूल, और मास का हो गया केजी, तो जूल पर केजी आपका एसआई यूनिट बनेगा। क्या बनेगा? एसआई यूनिट बनेगा, एसआई यूनिट बनेगा, ठीक है। और सीजीएस में बात करें, अदर स्टेट, अदर में बात करें, अदर यूनिट में, तो हीट का दूसरा यूनिट जो होता है वो कैलोरी होता है। वो कैलोरी को अक्सर ग्राम के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सीजीएस यूनिट है, मैंने बात करी थी लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो इसको हम कैलोरी पर ग्राम कह सकते हैं। आएगा समझ में। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो फॉर डेफिनेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डिनोमिनेटर को 1 बना देना चाहिए। अगर m की वैल्यू 1 kg, या दैट इज आप यूनिट मास कह सकते हो, यूनिट मास अगर हम मान लें, कॉमा देन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, यूनिट मास की बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगती है, यूनिट मास की बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगती है, वही उसकी क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर डेफिनेशन लिखवा देता है। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसीलिए हम इसमें लिखवा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, specific heat capacity of the material of the body is defined as
the amount of energy required is defined as the amount of energy required is defined as the amount of energy required the amount of energy required to change the state of unit mass of that body. Change the state of unit mass of that body. Unit mass of that body. Unit mass of that body. तो ये डेफिनेशन हो गई स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी की. अब हम बात करते हैं हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व की. ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए हीटिंग कर्व. हीटिंग कर्व बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ या टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ होता है उसको हम लोग कूलिंग कर्व या हीटिंग कर्व कुछ भी कह सकते हैं. बस ये है कि हम लोग अगर हीटिंग करना शो कर रहे हैं, उसमें हीटिंग के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं तो उसे हीटिंग कर्व कहते हैं, और अगर ठंडे करने के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो उसे कूलिंग कर्व कहते हैं. दोनों में एक साथ बता देते हैं. आज आप हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व दोनों कॉमन हेडिंग डालो. हीटिंग कर्व एंड कूलिंग कर्व. देखिए, अगर ये मान लिया जाए एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम. ठीक है, इधर हीटिंग कर्व दिखाते हैं. हीटिंग कर्व मैं एक आर्बिटरी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट लिया था मैं वही दिखा रहा हूं. ठीक है, क्या लिया था फ्लो चार्ट याद है आपको? हमने -20 डिग्री, भाई ये 0 है तो टेम्परेचर एक्सिस पे नेगेटिव वाला टेम्परेचर यहां पे आएगा. -20 डिग्री सेल्सियस यहां पे क्या था? आइस के फॉर्म में था स्टेज. याद है जो फ्लो चार्ट यहां पे लिखवाया था लंबा था वो ऐसे ही बनाऊंगा. ठीक है, फिर जब आप उसको हीट करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस की आइस कुछ देर बाद 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में आ जाती है. मतलब ये 0 है तो यहां पे जब आप पहुंच गए तो ये बन गया 0 डिग्री सेल्सियस आइस. यही था. फिर जब आप उसको फर्दर और हीट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाती है. याद है? फिर आप जब और हीट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में शो किया है. ठीक है, टाइम किसी पे भी हो सकता है. ठीक है, तो अब आपका ये टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और ये बन चुका है पानी. फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को और हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन बनती है. ठीक है, ये आपका बन गया क्या? 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम. ठीक है, फिर आप इसको और हीट करते हैं तो ये 120 डिग्री सेल्सियस सुपर हीटेड स्टीम. 120. आई वाज ऑन में. दिस इज माय डियर हीटिंग कर्व. इसमें एरो भी कुछ लोग ऐसे बना देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग हीट कर रहे हैं. अगर एरो उल्टा देंगे तो कूलिंग कर्व हो जाएगा. समझ रहे हैं? बाय द वे मैं कूलिंग कर्व अलग बना के दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है. ठीक है, तो बोल दिया गया बताइए डीई पे क्या चल रहा है? डीई लाइन के दौरान क्या शो किया जा रहा है? वेपराइजेशन शो किया जा रहा है. राइट, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कन्वर्ट हुआ. ऐसे सवाल पूछा जाता है. ठीक है, बोल दिया गया सी से डी में क्या चल रहा है? इंक्रीज इन टेम्परेचर चल रहा है. आई बात समझ में? पूछ लिया गया बी से सी में क्या चल रहा है? फ्यूजन चल रहा है. इस तरीके से होता है. ठीक है, अब या तो इसी में एरो पलटा दिया जाए तो हीटिंग कर्व हो जाएगा, नहीं तो हीटिंग कर्व बनाने का कूलिंग कर्व हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो कूलिंग कर्व का दूसरा तरीका ये है, आपने यहां से शुरू किया 120 से, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है,
आपने जब ठंडा किया तो ये 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम था। जब आपने ठंडा किया तो 120 डिग्री सेल्सियस किसमें आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, किसमें आ गया, स्टीम। ठीक है, आपने और ठंडा किया, ग्राफ आगे बढ़ेगा क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, इधर मत ले आना ग्राफ। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो है हमारी वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर जब आप इसको और ठंडा करेंगे तो ये अल्टीमेटली कहां आएगा, यहां 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा ये, राइट। और ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को और ठंडा करेंगे तो ये -20 डिग्री सेल्सियस, मैंने जो एग्जांपल लिया मैं उसी की बात बता रहा हूं, उसके आइस में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये 0 है, ये 100 है और ये -20 है। ठीक है, अंडरस्टूड है डिग्री सेल्सियस में। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम कैसे भी बन के आपके सामने आ सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी ये हो जाता है कि टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ हो जाता है, और हीट ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, और हीट तो भी आप इसको हीटिंग कर्व, कूलिंग, ये हो गया आपका हीटिंग कर्व। ठीक है, हीट को नहीं ले सकते, टाइम में ही रखिए इसको, टाइम में ही रखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। दिस इज हीटिंग कर्व एंड दिस इज कूलिंग कर्व। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर इसको हम ए कह दें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ई, और ये एफ हो गया। तो ये है आपका हीटिंग कर्व और ये है आपका कूलिंग कर्व। ठीक है, सवाल कैसा बनता है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, जो हीट वाली बात थी वो भी हम बता देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व तो यही है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, अगर टेम्परेचर गिरता हुआ आ रहा है तो कूलिंग कर्व, अगर टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है तो हीटिंग कर्व। ठीक है, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व यही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ दे देते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करता हूं। जैसे क्वेश्चन में मान लो ये दे दिया गया, फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ है। हीट का में है, कैलोरी में है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, होगा कोई मटेरियल। ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार में पानी दिया जाए। और ये डी हो गया, यहां पे इस तरीके से ये कर दिया 500 या 5000, चलो ये हो गया 10,000, और ये आगे का जो भी है ये 0 है। ठीक, और जो मास है, गिवन मास ऑफ मटेरियल इक्वल टू 100 ग्राम, इतना दे दिया गया। अब सवाल है इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है, तो दिखने में ये हीटिंग कर्व लग रहा है, हीटिंग कर्व है भी, लेकिन जो मेन होता है वो हीटिंग कर्व कौन सा होता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम होता है। इसमें क्या ग्राफ दिया गया है, टेम्परेचर वर्सेस हीट दिया गया है। ठीक, तो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है क्वेश्चन में। ठीक है, बाय द वे इसका कोई काम नहीं, लेकिन बहुत आसान सवाल है, देखने में डर लगता होगा, देखने में बच्चा डर सकता है। ठीक है, बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन निहायत आसान है। बोला गया फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट अबव द मटेरियल
फ्रॉम द ग्राफ। स्पेसिफिक लेटेंट हीट तभी आएगा जब स्टेट चेंज हो रहा होगा। स्टेट चेंज कब होता है? जब ग्राफ में लाइन फ्लैटन हो जाती है। देखिए ये बगल में हमने बना रखा है अभी। स्टेट चेंज कब होता है? जब लाइन फ्लैटन होती है। यानी कुल मिला के ये BC ही वो पोर्शन है जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो यही है स्टेट चेंज का। ठीक है, स्टेट चेंज का यानी कि अगर देखा जाए तो B से C तक स्टेट चेंज हुआ है। इसका मतलब B से C तक कितनी हीट दी गई? 10,000 माइनस 5,000, कुल मिला के 5,000 कैलोरी, यूनिट कैलोरी में था। मास कितना दिया गया है बॉडी का? 100 ग्राम। क्या निकालना है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर महालक्ष्मी, इसलिए Q की वैल्यू हो गई 5,000, M की वैल्यू हो गई 100, L निकल आएगा। L इक्वल टू कितना हो गया? 50 कैलोरी पर ग्राम, बिकॉज हीट कैलोरी में था और मास ग्राम में था। आई बात समझ में? क्लियर है ना? मतलब आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट चाहिए थी। लेटेंट हीट का मतलब वो स्टेज जिसमें स्टेट चेंज हुई हो, वो प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज हुआ हो। तो BC वो प्रोसेस है जिसमें स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, तो B से C तक कितनी हीट दी गई? टोटल 5,000। मास दिया गया था, L निकालना था, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स रह गए एक्सरसाइज 11B के, जिसमें क्वेश्चन है 12, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।